नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि अपने चल रहा था, पीछे की क्लासों में वन शॉट क्लासेस चल रही थी, उसी के अनुसार आज एक और वन शॉट है अपनी, जिसमें अपन पढ़ने वाले दुग्ध विज्ञान यानी डेयरी साइंस के बारे में। डेयरी साइंस के अंदर क्या क्या आता है? डेयरी साइंस के अंदर दूध के उप उत्पाद, दूध के प्रकार, किस किस प्रकार का जो अपने पैकिंग वाला दूध आता है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम दूध के बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करें तो दुग्ध दोहने की विधियां, किस प्रकार दूध निकाला जाता है, मशीन के द्वारा, हाथों द्वारा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्लास को चालू करते हैं। क्लास को चालू करने से पहले वीडियो को शेयर और क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब अपना डेयरी साइंस के अंदर पहला टॉपिक रहने वाला है दुग्ध दोहन की विधियां। कौन सा रहने वाला है पहला टॉपिक? पहले टॉपिक की अगर हम बात करें तो दुग्ध दोहन की विधियां। दुग्ध दोहन की विधियां, इसके अंदर बात करें दुग्ध दोहन की विधियां तो दो प्रकार की होती है। किसे? एक तो मशीन द्वारा और एक हाथों द्वारा। मशीन द्वारा और हाथों द्वारा। मशीन द्वारा क्या होता है? ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सी मशीन जो होती है वो ऋणात्मक दबाव पर आधारित होती है। आगे बात करें इसी में तो गाय का कितना, गाय में इसका दबाव कितना रखते हैं? 280 से 320 mmHg यानी मिली मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी इतना दबाव रखते हैं। कितना? 280 से 320 तक। बेस की अगर बात करें तो 320 से 360 तक mmHg रखते हैं। कितना? mmHg। आगे बात करें बड़े डेयरी फार्मों पर किसका, मशीन का। बड़े डेयरी फार्म है जहां पर मान लो 50-60 गाय पाली जाती है, 50-60 भैंस पाली जाती है, तो वहां पर क्या करेंगे? दुग्ध दोहन के लिए इस मशीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होगी और लागत अधिक होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? एक मशीन लाएंगे और उसके द्वारा दूध निकाल लेंगे। आगे बात करें तो 1 मिनट में 1 से 2 लीटर दूध, 1 मिनट में 1 से 2 लीटर दूध निकाला जा सकता है मशीन द्वारा। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई पशु अधिक दूध देने वाला होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि वो, जैसे मान लो कोई गाय है वो लगभग 15-20 लीटर दूध देती है, तो उसका दूध निकालने के लिए हमें मशीन का प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गाय क्या करती है, तो ऑक्सीटोसिन का जो कार्य होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो गाय के थनों में दूध को उतारने में सहायक होता है, जिसमें क्या होता है कि भाई ये दूध है ना थनों में उतर जाता है तो वो 5 से 7 मिनट का कार्य करता है। लेकिन अपन निकाल नहीं पाएंगे इतना जल्दी दूध, तो मशीन का प्रयोग करेंगे तो दूध जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो वापस एड्रीनलिन हार्मोन होगा वो कार्य करेगा और दूध को वापस थनों में चढ़ा देगा। बात करते हैं मशीन द्वारा। पहली विधि है 1 नंबर पर मशीन द्वारा। किस पर कार्य करती है? ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित, सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करें इसी के अंदर किसके दबाव की, गाय में कितना रखते हैं और भैंस में कितना रखते हैं। तो बात करें दबाव, दबाव की अगर बात करें तो गाय में, गाय की अगर बात करें गाय में कितना रखते हैं? 280 से 320 mmHg यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑफ मरकरी। कितना दबाव रखते हैं? mmHg। mmHg का क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आगे बात करें किसके अंदर? बेस के अंदर। बेस के अंदर मशीन का दबाव कितना रखते हैं? 320 से लेकर 360 mmHg। कितना? mmHg 320 से लेकर 360 mmHg रखा जाता है बेस के अंदर। आगे बात करें तो बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर अपनाई जाती है। बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर, डेयरी फार्मों पर उपयोगी है, उपयोगी। इसी के अंदर बात करें तो 1 मिनट में कितना दूध? 1 मिनट में 1 से 2 लीटर
1 से 2 लीटर दूध निकाल लेती है, दूध निकाल लेती है। ये बात हो गई मशीन की। अब बात करते हैं हाथों द्वारा। तो हाथों द्वारा कितनी विधियां होती है? हाथों द्वारा 3 विधियां होती है। 3 प्रकार से हाथों से दूध निकाला जा सकता है। एक तो होती है पूर्ण हस्त विधि या बंद मुट्ठी, पूर्ण हस्त या बंद मुट्ठी। एक होती है चुटकी विधि, एक होती है कौन सी? अंगूठा विधि। अंगूठा विधि सबसे दोषपूर्ण विधि है, लेकिन अधिक 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 क्षेत्रों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी ना अंगूठा विधि से दूध निकाला जाता है। बात करते हैं हाथों द्वारा। मशीन द्वारा बात कर ली, अब बात करते हैं हाथों द्वारा दूध निकालना। हाथों द्वारा, हाथों द्वारा में कितनी? 3 प्रकार से। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला कौन सा है? पहले की अगर बात करें तो पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि के अंदर क्या होता है? इसकी अगर बात करें तो इसके अन्य नाम है मुट्ठी विधि। अन्य नाम, अन्य नाम क्या है? मुट्ठी विधि भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मुट्ठी। देखो ऐसे इस प्रकार होता है हाथ, इस प्रकार रहता है एकदम, मुट्ठी पूरी पूरी मुट्ठी बंद रहती है। जबकि अंगूठा, अंगूठा विधि के अंदर क्या होता है? ये अंगूठा ऐसे करके फिर ऐसे निकाला जाता है। अंगूठा विधि में ऐसे निकाला जाता है, और पूर्ण हस्त विधि के अंदर बंद मुट्ठी में ऐसे इस प्रकार निकाला जाता है। तो इसके अंदर बात करें आप अगर, ये दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। क्या है? यह दुग्ध दोहन की, दोहन की सर्वोत्तम, सर्वोत्तम विधि कौन सी? बंद मुट्ठी या पूर्ण हस्त विधि। यह दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। बड़े व मध्यम थनों वाले पशुओं के लिए उपयोगी है। बड़े व मध्यम थनों वाले पशुओं के लिए उपयोगी है। पशुओं के लिए उपयोगी है, पशुओं के लिए उपयोगी है। उपयोगी है कैसे? अब हम बात करें बड़े बड़े तन, तो पूरी मुट्ठी में आ गया, थोड़ा बहुत नीचे भी बचना चाहिए, वरना तो दूध निकालो कि हाथ के अंदर से निकलेगा फिर। तो तन थोड़ा बाहर रखते हैं, तो बड़े तन होना जरूरी है। अगर मान लो भेड़ का दूध निकालना है, वहां मुट्ठी के अंदर पकड़ लिया भेड़ का, तो थन ही इतना साग होता है, किस प्रकार निकालोगे? तो भेड़ का दूध निकालने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी विधि? भेड़ का दूध यानी छोटे थनों वाले पशुओं का दूध निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी हो गई? चुटकी विधि। आगे बात करें 2 नंबर पर, चुटकी विधि। चुटकी विधि की अगर हम बात करें, चुटकी विधि के अंदर तो इसको क्या बोलते हैं? पूर्णतः दुग्ध दोहन। पूर्णतः दुग्ध दोहन में सहायक, दोहन में सहायक। आगे बात करें इसी के अंदर तो अंतिम दूध हेतु उपयोगी। अंतिम दूध हेतु उपयोगी, हेतु उपयोगी। मान लो तनों के अंदर थोड़ा सा दूध बच रहा है, तो उसको किस प्रकार? चुट्टी के द्वारा निकाला जा सकता है। मुट्ठी से नहीं, चुट्टी से निकाला जा सकता है। किससे? मुट्ठी से नहीं, चुट्टी से निकाला जाता है। कौन सा? जो अंतिम दूध लास्ट के समय मान लो 1 गिलास बच गया, तो उसको निकालने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? चुट्टी विधि उपयोगी है। आगे बात करें इसमें तो छोटे तनों वाले पशुओं में उपयोगी, छोटे तनों वाले पशुओं के लिए उपयोगी, पशुओं के लिए उपयोगी है। अगली कौन सी है? अगली बात करें अंगूठा विधि या नकलिंग विधि। अंगूठा विधि कोष्टक में लिख लेना, नकलिंग।
नकलिंग विधि इंपॉर्टेंट है ये विधि। किस प्रकार, इसके अंदर हम बात करें तो दोषपूर्ण विधि है। कैसी है? दोषपूर्ण विधि। दोषपूर्ण विधि है दुग्ध दोहन की। कौन सी विधि है? दोषपूर्ण। क्यों? इसमें क्या होता है, अंगूठे से निकाला जाता है। इससे क्या, पशु के थनों में गांठें पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। तनों में गांठें बनने की संभावना बढ़ जाती है। तनों में गांठें बनने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे बात करें इसी के अंदर तो क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। क्या है? यहां लिख रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। कौन सी विधि? अंगूठा विधि। क्यों? क्योंकि ग्रामीण में क्या लोग थोड़ा कम समझते हैं। अगर उनको बोलते हैं कि इससे दूध अंगूठा विधि से नहीं निकालना, पूर्ण हस्त विधि से निकालना, तो वो क्या बोलते हैं? चाल तारो काम कर ले, ज्ञान मत दे। उनको ऐसा लगता है कि अपने को बता रहा है, जबकि वो उनको पता नहीं है। अभी जैसे जैसे समाज शिक्षित होगा, वैसे वैसे सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा और ये अंगूठा विधि बंद हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको पता चल गया अंगूठा विधि से कौन सा, अंगूठा विधि से अगर दूध निकाले तो पशु के थन में कौन सा रोग हो जाता है? थनैला रोग। जो किसकी, कौन से जीवाणु की कमी से हो रहा था? कौन से जीवाणु की कमी से हो रहा था? स्ट्रेप्टोकोकाई एंग्लेक्सिया द्वारा हो रहा था। आगे बात करें इसी के अंदर कुछ क्रियाएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वोत्तम विधि दूध निकालने की, दुग्ध दोहन की, तो वो बता देना, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी विधि है? पूर्ण हस्त विधि। लेट डाउन। लेट डाउन क्या होता है? लेट डाउन की अगर बात करें तो दूध का नीचे आने की क्रिया, दूध के नीचे आने की क्रिया, नीचे आने की क्रिया, दूध के नीचे उतरने की या आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? लेट डाउन। दूध की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन, दूध की मात्रा बढ़ाने वाला हार्मोन, बढ़ाने वाला हार्मोन, तो वो कौन सा है? दूध की मात्रा बढ़ाने वाला प्रोलैक्टिन या सार्बिटोल। प्रोलैक्टिन या सार्बिटोल। सार्बिटोल छोटी छोटी गोलियां आती है सार्बिटोल की, 10-12 गोली एक साथ दी जाती है पशु को। कौन सा? प्रोलैक्टिन और सार्बिटोल की छोटी छोटी गोलियां आती है, जो बंटा जिसको बोलते हैं पशु आहार या न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर डालकर दी जाती है। कितनी? 10 से 12 गोली डालकर एक साथ खिलाई जाती है पशु को। आगे बात करें इसी में तो दुग्ध को आयन में उतारने वाला हार्मोन, दूध को थनों में उतारने वाला हार्मोन, इसकी अगर बात करें, दूध को थनों में उतारने वाला हार्मोन कौन सा होता है? दूध को थनों में उतारने वाला हार्मोन तो बता देना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। इसके अगर कार्य की हम बात करें, क्या जैसे मान लो ये कितना समय, कार्य का समय तो देखना 5 से 7 मिनट तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरवाइजर 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया, जेट 2024 में पूछ लिया, और जेट 2023 के अंदर भी क्वेश्चन था यहाँ से। तो ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 साल से कंटिन्यू आ रहा है। किसका? ऑक्सीटोसिन का कार्य या समय, कितने कितने टाइम तक ऑक्सीटोसिन कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में पूछा जाता है। आगे बात करें दूध को ऊपर चढ़ाने वाला हार्मोन,
दूध को थनों में ऊपर चढ़ाने वाला हार्मोन, चढ़ाने वाला हार्मोन वो कौन सा है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन कौन सा हार्मोन है? एड्रीनलिन। दूध को थनों में ऊपर चढ़ाने वाला, उतारने वाला कौन है? ऑक्सीटोसिन। और ऊपर चढ़ाने की बात करता है कौन? एड्रीनलिन। कौन करता है? एड्रीनलिन। अब अपना अगला टॉपिक रहने वाला है दुग्ध विज्ञान में दुग्ध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग। किस प्रकार दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है, कितने समय तक किस क्रिया द्वारा दूध को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या है अगला टॉपिक? दुग्ध संसाधन। दूध संसाधन, दूध संसाधन बोल दो या दुग्ध संसाधन बोल दो, एक ही बात है। दुग्ध संसाधन के चरण, दूध संसाधन के चरण, चरण की अगर बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अब बात करें 4 चरण होते हैं। पहला कौन सा चरण है? पास्तुरीकरण। 1 नंबर पर क्या है? पास्तुरीकरण। पास्तुरीकरण, इसकी अगर हम बात करें पास्तुरीकरण की तो ये क्या है? इस शब्द की उत्पत्ति लुईस पास्चर से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति किससे? लुईस पास्चर से हुई है। वैज्ञानिक था एक कौन? लुईस पास्चर, जिसके नाम से क्या? पास्तुरीकरण नाम की उत्पत्ति हुई है। इसकी अगर बात करें तो क्या करते हैं? इस विधि में दूध को एक निश्चित ताप पर रखकर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। इस सिद्धांत में दूध को एक निश्चित ताप पर रखकर, क्या? निश्चित ताप पर रखकर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। नष्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? दूध लंबे समय तक क्या? संग्रह। अब इस प्रकार इससे कर दिया, सांध दिया, तो संग्रहण कितने दिन तक किया जा सकता है? लगभग 1 सप्ताह तक। क्या? 1 सप्ताह तक दूध खराब नहीं होगा। निश्चित ताप पर रख दिया, दूध में जो हानिकारक जीवाणु उपस्थित थे वो नष्ट हो गए, तो क्या दूध लगभग 1 सप्ताह तक क्या सुरक्षित रह सकता है। आगे बात करें इसके प्रकारों की, तो इसमें 99% तक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। कितने? इसमें 99% तक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं 99%। मान लो किसी दूध है 10 लीटर दूध है, उसमें 100 जीवाणु थे, 99 तो मर गए, एक ही जीवाणु बचेगा। आगे बात करें इसकी विधियों की, तो विधियां कितनी होती है? इसकी 3 विधियां होती है। विधियों की अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो विधियां कितनी होती है? इसकी 3 विधियां होती है। कितनी? 3 विधियां होती है। पहली कौन सी होती है? निम्न ताप दीर्घकाल विधि। निम्न ताप दीर्घकाल विधि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कैसे? देखो, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम
यानी कम तापमान लंबे समय तक, कम तापमान लंबे समय तक। अब बात करें इसमें तापमान कितना, 62.8 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। कितना, 62.8 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रखा, तापमान 30 मिनट तक, 30 मिनट तक, 30 मिनट तक कितना, 62.8 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं। कितना, 30 मिनट तक गर्म करते हैं। आगे बात करें उच्च ताप अल्पकाल विधि, 1 नंबर। 2 नंबर, उच्च ताप अल्पकाल विधि, अल्पकाल विधि। इसी के अंदर बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं HTST, HTST। कैसे, देखो, उच्च यानी हाई टेम्परेचर, उच्च यानी हाई टेम्परेचर, और शॉर्ट टाइम, ST शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इसके अंदर बात करें कितना तापमान रखते हैं, 71.7 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। कितना तापमान कितना होता है इसमें, तापमान 71.7 डिग्री सेल्सियस। और समय कितना होता है, समय 15 सेकंड का होता है। समय कितना होता है, 15 सेकंड, 15 सेकंड तक। कितना, 71.7 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म किया जाता है। आगे बात करें अति उच्च तापमान, अति उच्च तापमान, 3 नंबर पर, अति उच्च तापमान, अति उच्च तापमान, UHT। क्या बोलते हैं इसको, UHT इंग्लिश में, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। इसमें तापमान, अगर दूध के तापमान की अगर बात करें तो तापमान कितना हो जाता है, तापमान इसका हो जाता है 135 से 150 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस। समय की अगर बात करूं तो समय कितना हो गया इसमें, समय कितना, 1 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड। फिर क्या करेंगे इसको, फिर क्या करेंगे, तुरंत ठंडा कर देते हैं। कितना, 4-5 डिग्री सेल्सियस पर, तुरंत तुरंत ठंडा, तुरंत ठंडा। कितना, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे थे, लेकिन ठंडा कितना, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पर एकदम से ठंडा कर देंगे तो वो क्या होगा, संसाधित हो जाएगा, पास्तुरीकरण हो जाएगा। आगे बात करें निर्जलीकरण की, किसकी, निर्जलीकरण या जीवाणु हनन। क्लास को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तब तक बोर्ड साफ हो जाएगा और आगे निर्जलीकरण की बात करेंगे। फिर निर्जमीकरण या जीवाणु हनन, निर्जमीकरण या जीवाणु हनन, जीवाणु हनन। अब इसकी अगर हम बात करें तो इस विधि में क्या करते हैं, दूध में उपस्थित सभी प्रकार के हानिकारक व लाभदायक जीवाणुओं को सबको नष्ट कर देते हैं। हानिकारक, हानिकारक व लाभदायक जीवाणु सहित नष्ट कर देते हैं, सभी को नष्ट कर देते हैं, सभी को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। हानिकारक और लाभदायक,
हानिकारक और लाभदायक किसी भी प्रकार का कोई भी जीवाणु नहीं चाहिए, सबको नष्ट कर दिया। तो इसमें क्या हो गया, निर्जमीकरण। दूध को 112 से 115 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। दूध को 112 से 115 डिग्री सेल्सियस ताप पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे क्या होगा, सभी हानिकारक जीवाणु क्या, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है, पानी दूध कितना 101 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है, लेकिन कितना 112 से 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं। अगर हाथ भी अपना पास में चला गया तो हाथ भी जल जाएगा, लेकिन कितनी 30 मिनट तक, अपन तो 1 सेकंड हाथ नहीं रख सकते, वो जीवाणु तो 30 मिनट तक वहां पर जलेंगे, तो सभी हानिकारक और लाभदायक सभी प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। आगे बात करें इसी के अंदर किसके बारे में, समय की बात हो गई। फिर अचानक कितना 5 डिग्री सेल्सियस पर वापस ठंडा कर देते हैं, तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा कर देते हैं, कितना 112 से 115 डिग्री सेल्सियस पहले तो गर्म किया, फिर अचानक क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे, कितना 105 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब बात करते हैं लाभ की। इसमें लाभ क्या होता है, अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और छोटी परतें आसानी से हटा सकते हैं। क्या लाभ, अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मेनली एक ही है, इंपॉर्टेंट एक ही है, अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करें हानियां, तो इसमें क्या, पनीर व दही नहीं बना सकते, जलने की गंध आती है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, स्वाद चेंज हो जाता है। हानियां में क्या होगी, पनीर व दही नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, दूध को जमाने के लिए कौन सा लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है दूध में उपस्थित, जो दूध को दही में परिवर्तन करता है। लेकिन जब इसको कितना 112 से 115 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो क्या ये हानिकारक जीवाणु और लाभदायक जीवाणु दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। केवल दूध कैसा बचेगा, व्हाइट कलर का बचेगा, केवल और केवल चाय बनाने में काम ले सकते हैं, छेना बनाने में काम में ले सकते हैं, ना कि पनीर और दही बना सकते हैं उसका। आगे बात करें इसके अंदर, तो किसकी जलने की गंध आती है, ज्यादा गर्म कर दिया इसको, हद से ज्यादा गर्म कर दिया तो जलने की बू आने लग जाएगी धीरे धीरे। आगे बात करें तो पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, क्या पोषक तत्व नष्ट कैसे होंगे, इतनी गर्म किया दूध को तो पोषक तत्व सभी खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे वाष्प के रूप में। आगे बात करें तो स्वाद भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा, स्वाद भी चेंज हो जाएगा। आपने सुना होगा गांव में क्या मैं तो थैली वाले दूध की चाय नहीं पीता, मेरे को तो बेस्वाद लगती है वो चाय, तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस दूध को निर्जमीकृत किया जाता है, निर्जमीकृत करके लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए वो थैली वाले दूध की चाय अच्छी नहीं लगती। आगे बात करें इसी के अंदर, तो दूध को ठंडा करना अगला सिद्धांत है इसका। अगला सिद्धांत क्या है, दूध को ठंडा करना, दूध को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 से 12 घंटे के लिए रख दिया जाता है। दूध को 4 डिग्री, अगला क्या है, दूध को ठंडा करना है, डिग्री तो लगाई नहीं अपन ने।
चलो अब लगा लेंगे। दूध को ठंडा करना, दूध को ठंडा करना कितना, बात करें तापमान कितना रखना है दूध का, कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करेगा तापमान, तो कितना 4 डिग्री सेल्सियस तक। समय की अगर बात करें, समय कितने समय तक रखना है, तो कितने समय तक रखेंगे, 12 से 48 घंटे तक सुरक्षित रह सकता है। 10 से 12 सॉरी 12 से 48 क्या, 10 से 12 घंटे तक सुरक्षित रहता है। तापमान कितना, तापमान की अगर बात करें 4 डिग्री सेल्सियस, दूध लगभग कमरे के ताप पर कितना 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकालते हैं तो इतना गर्म होता है, लेकिन अपन ने उसको कितना 4 डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा कर दिया, फिर क्या वो एक रात या एक दिन पूरे दिन आराम से सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए तो अपन फ्रिज के अंदर रख देते हैं दूध को बिना गर्म किए, तो वो अपने घर पे भी करते हैं। जीवाणुओं की वृद्धि कब होती है, किस तापमान पर होती है जीवाणुओं की वृद्धि, 10 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, ताप पर होती है। तो देखो इधर उधर निर्जमीकृत कर रहे थे तो जीवाणुओं को नष्ट कर रहे थे, जबकि जीवाणुओं की वृद्धि कब होती है, 10 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच में होता है। अपन ने तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके रख दिया दूध को, तो उसमें क्या जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होगी। आगे बात करें इसी के अंदर, तो इसमें जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे जीवाणु क्या जम गए, सभी एक जगह सर्दी लगने लग गई उनको, एक जगह क्या कंबल में बैठ गए, क्या हम तो बाहर जाएंगे नहीं, अपने भी ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठंडी ज्यादा हो जाती है, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाता तो अपनी कंबल से बाहर ही नहीं निकलते, जम जाते हैं एक साइड में, अपनी वृद्धि रुक जाती है। कि मम्मी को बोलते हैं मम्मी चाय कंबल में लिया, खाना ही कंबल में लिया, उसी प्रकार इसमें जीवाणुओं में वृद्धि रुक जाती है। अब बात करें दूध का समांगीकरण, ये 3 नंबर था, ये 4 नंबर, दूध का समांगीकरण। दूध के समांगीकरण की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इस विधि में दूध की वसा गोलिकाओं के छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दी जाती है, जिससे दूध का संग्रह व गर्म करते समय तक एक परत के रूप में एकत्रित नहीं हो पाता है। क्या होता है, दूध को क्या, दूध में जो वसा की गोलियां होती है ना, दूध में जो वसा की गोलियां होती है उनको अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे दूध में एक परत का निर्माण नहीं होता है और दूध अधिक समय तक क्या सुरक्षित रह सकता है। बस इसमें इतना ध्यान रख लेना कि दूध की कितने, दूध को संसाधित करने की कितनी विधियां है, 4 विधियां। पहली कौन सी है, पास्तुरीकरण, दूसरी है निर्जमीकृत, फिर तीसरी है ठंडा करना, दूसरा है चौथा है समांगीकरण। बस समांगीकरण का नाम ध्यान रख लेना। आगे बात करें दूध की गुणवत्ता का परीक्षण, आगे का टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक इसी के अंदर। दूध की गुणवत्ता के लिए अलग अलग प्रकार के परीक्षण करते हैं। कौन सा है अगला टॉपिक अपना, दूध की गुणवत्ता का परीक्षण। दूध की गुणवत्ता का परीक्षण, गुणवत्ता का परीक्षण, गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, चबूतरा परीक्षण 1 नंबर पर है, चबूतरा परीक्षण, चबूतरा परीक्षण। चबूतरा परीक्षण के अंदर क्या होता है, शुद्धता एवं ताजेपन हेतु किया जाने वाला परीक्षण। क्या है इसमें, शुद्धता व ताजेपन हेतु किया जाता है, किया जाता है। शुद्धता व ताजेपन हेतु क्या, जहां मान लो डेयरी है तो वहां दूध के कैन को उतारा जाएगा और वहीं पे बैठा रहेगा एक आदमी,
चबूतरे पे उतारा, वहीं देखा शुद्ध है या अशुद्ध है, दूध को देखकर पता लगा लेता है। आगे बात करें इसी के अंदर, तो चबूतरा परीक्षण पर कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर देखना ये पहला परीक्षण होता है ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। कौन सा होता है? ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। ज्ञानेंद्रिय परीक्षण। ज्ञानेंद्रिय परीक्षण की अगर हम बात करें तो क्या होता है? देख कर, गंध से या चख कर किस प्रकार पता लगाया जाता है दूध का? देख कर, सूंघ कर व चख कर कैसे स्वाद का पता लगा लेते हैं। मान लो देख कर दूध अगर पीला दिखाई दे रहा है, तो अगर उसमें अम्लीयता यानी खट्टी सुगंध आ रही है तो कैसे दूध खराब है, तो ये ज्ञानेंद्रिय परीक्षण हो गया। आगे बात करें इसी के अंदर सीओबी परीक्षण या उबालने पर फटने का परीक्षण। 2 नंबर पर सीओबी परीक्षण। सीओबी यानी क्लॉट एंड बॉइलिंग, इसी को बोलते हैं हिंदी में उबालने पर फटने का परीक्षण। फटने का परीक्षण। देख लो दूध भी फटता है, क्यों? उसमें अगर खीस को मिला दिया, 2 दिन पहले के दूध को मिला दिया, तो क्या होता है? दूध फट जाता है। क्लॉट एंड बॉइलिंग, इसमें दूध में अम्लता व खीस का पता लगाने हेतु उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? दूध की अम्लता व खीस की मिलावट का पता लगाया जाता है। रे उसके अंदर क्या करेंगे? दूध में अगर अम्लता ज्यादा है तो क्या होगा? दूध जैसे ही गर्म करेंगे वो फट जाएगा, पनीर या छेना बनाने लायक हो जाएगा। आगे बात करें दूध को मिलाने व घोलने का यंत्र को बोलते हैं, नोट लगा के लिख लेना, मिल्क प्लजर। दूध को घोलने या मिलाने का यंत्र जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क प्लजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क प्लजर। आगे बात करें अम्लता परीक्षण, तो अम्लता परीक्षण किस प्रकार? 3 अम्लता परीक्षण है। अम्लता परीक्षण की अगर हम बात करें तो दूध में कितने प्रकार की अम्लता पाई जाती है? दूध में 2 प्रकार की। दूध में अम्लता के प्रकार, अम्लता के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार की अम्लता पाई जाती है। एक तो प्राकृतिक अम्लता, प्राकृतिक अम्लता की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है? 0.14 से 0.16 तक। कितनी होती है? 0.14 से 0.16% तक। आगे बात करें इसी के अंदर विकसित अम्लता कितनी होती है? 0.32 तक। 2 नंबर पर विकसित अम्लता ये कितनी होती है? 0.32 तक। ये विकसित अम्लता क्या होती है? देखो, ये दूध को कुछ समय तक रखने पर उसमें उपस्थित लेक्टोज या दुग्धम को दूध में अम्ल में बदल जाती है। दूध को लंबे समय तक रखने पर क्या होता है? दूध को लंबे समय तक अगर रख दिया तो उसमें जो लेक्टोज उपस्थित है, उसमें उपस्थित लेक्टोज लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेगी।
लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। जो दूध की शर्करा होती है लेक्टोज, जो गाय की कौन सी साहिवाल नस्ल के अंदर लेक्टोज 5% तक पाई जाती है। सर्वाधिक लेक्टोज गाय में सबसे मीठा दूध किसका होता है? गाय की साहिवाल नस्ल का सबसे मीठा दूध होता है, वो होता है दूध की शर्करा होती है कौन सी? लेक्टोज, जिसके कारण गाय के दूध में सबसे ज्यादा दूध मीठा गाय की साहिवाल नस्ल का होता है, जिसके अंदर लेक्टोज की मात्रा पूछ ले तो 5% तक लेक्टोज होती है। तो जो लेक्टोज होती है वो क्या लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है लंबे समय बाद। तो क्या होता है? दूध में विकसित अम्लता ऑटोमेटिक विकसित हो गई। ताजा था तब तो कितनी थी? 0.14 से 0.16, लेकिन विकसित होकर कितनी हो गई? 0.32। तो दूध को गर्म करने पर फट जाएगा दूध। आगे बात करें परीक्षण की विधियां। अब है जो कुछ परीक्षण की विधियां हैं उनके बारे में। क्लास को शेयर कर दे। मिल्क प्लेजर दूध को घोलने में मिलाने में सहायक होता है। मिल्क प्लेजर यंत्र होता है। अनुमापन विधि, अनुमापन विधि, अनुमापन विधि क्या होती है? अनुमापन विधि के अंदर 10 ml दूध 1 ml फिनोक्टेलिक सूचक डालते हैं। इसमें क्या होता है? 10 ml दूध ले लिया, फिर प्लस 1 ml फिनोक्टेलिक सूचक लेब से लेके आते हैं। एक ml ले आना फिनोक्टेलिक सूचक, फिर इसके अंदर क्या करते हैं? NaOH सार की बूंद डालते रहते हैं। NaOH सार होता है जिसकी बूंदे डालते रहते हैं। OH सार की बूंदे, NaOH सार की बूंदे तब तक डालते रहते हैं, तब तक डालते रहते हैं जब तक दूध का रंग स्थायी गुलाबी ना आए। स्थायी गुलाबी नहीं आए तब तक डालते हैं। अगर दूध में स्थायी गुलाबी रंग आ गया तो क्या होता है? और फिर उसकी रीडिंग लिख लेते हैं। फिर रीडिंग लिख लेते हैं, रीडिंग को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इसका सूत्र क्या होता है? प्रयोग किया गया NaOH, और फिर क्या होता है? बट्टे के अंदर बात करें तो दूध की मात्रा और बट्टे के ऊपर 0.1 इंटू H। सूत्र प्रयोग किया गया NaOH इंटू 0.01 बटा बटे के अंदर बात करें तो दूध की मात्रा, दूध की मात्रा ये सूत्र है किसका? अनुमापन विधि का सूत्र है। प्रयोग किया गया NaOH और क्या 0.01 और बटा दूध की मात्रा। आगे बात करें इसी के अंदर तो कौन सा? अपेक्षित घनत्व परीक्षण। दूध का अपेक्षित घनत्व है, ये क्यों करते हैं? अपेक्षित घनत्व परीक्षण, अपेक्षित घनत्व परीक्षण करते क्यों करते हैं? दूध में पानी व सेपरेटा दूध मिलावट का पता लगाने के लिए। दूध में पानी व सेपरेटा
दूध का पता लगाने के लिए, दूध का पता लगाने के लिए, दूध का पता लगाने के लिए कौन सा दूध ये सेपरेटा दूध और पानी की मिलावट की जांच का पता लगाने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे बात करें तो पानी मिलाने पर क्या होता है, अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है। पानी मिलाने पर अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है, सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। पानी मिलाया तो अपेक्षित घनत्व कम हो जाएगा, और ये सेपरेटा दूध मिलाया तो क्या अपेक्षित घनत्व हो जाएगा। शुद्ध पानी का अगर हम बात करें, शुद्ध पानी का अपेक्षित घनत्व है, शुद्ध पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, एक होता है। आगे बात करें वसा का घनत्व है, वसा का अपेक्षित घनत्व है, वसा का अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 0.93। कितना होता है, 0.93 होता है वसा का, ये होता है। अब बात करें दूध का लेक्टोमीटर मान व अपेक्षित घनत्व है, दोनों में क्या होता है देखना। अभी बात करते हैं, बस थोड़ा बोर्ड साफ कर लूं मैं। दूध का अपेक्षित घनत्व है, लेक्टोमीटर की रीडिंग और लेक्टोमीटर का मान और अपेक्षित घनत्व की अगर बात करें तो दूध, इधर तो लिख लो दूध, आगे लिख लो लेक्टोमीटर मान और अपेक्षित घनत्व है। लेक्टोमीटर मान, यहां लिख लो अपेक्षित घनत्व है, अपेक्षित घनत्व। अब देखना इसके अंदर अगर गाय के दूध की बात करें, गाय का दूध तो इसके अंदर क्या होता है, 28 से 30 होता है लेक्टोमीटर का मान, 28 से 30। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1.028 से 1.030। क्या करना है, इधर जितना लेक्टोमीटर का मान दिया जाए उसमें 1.0 जोड़ देना, फिर आगे जो लेक्टोमीटर का मान दिया जाए वही लिख देना। अब भैंस के दूध की बात करें तो 30 से 32 होता है, भैंस की बात करें तो 30 से 32। तो यहाँ कितना हो गया, 1.030 से 1.032 होता है। आगे बात करें इसी के अंदर किसकी, सेपरेटा दूध की, सेपरेटा दूध की, तो इसके अंदर कितना होता है सेपरेटा दूध, 34 से 37, 34 से 37। तो यहाँ कितना हो गया, 1.034 से 1.037, ये हो गया इसका क्या, लेक्टोमीटर का मान तो ये हो गया, लेक्टोमीटर में ये मान आता है। और दूध के अंदर अपेक्षित घनत्व की बात करें तो अपेक्षित घनत्व 0.1 जोड़ देना लेक्टोमीटर के मान में, तो क्या आ जाएगा अपना, ये अपेक्षित घनत्व है। आगे बात करें इसी के अंदर तो लेक्टोमीटर का, अब नोट लगा के लिख लेना, ताजे दूध का अपेक्षित घनत्व याद नहीं कर सकते क्योंकि CO2 गैस उपस्थित होती है। ताजे दूध का
अपेक्षित घनत्व, घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि दूध में क्या होता है, क्योंकि इस दूध में CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। अतः दूध निकालने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूध निकालने के कितने घंटे बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो बता देना 1 घंटे बाद अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। और ताजे दूध का अपेक्षित घनत्व क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो बता देना CO2 की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, CO2 की मात्रा अधिक होने के कारण क्या अपेक्षित घनत्व सही नहीं आता है, इसीलिए दूध निकालने के 1 घंटे बाद में दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। अगला परीक्षण है अपना वसा परीक्षण। अगला परीक्षण कौन सा है, वसा परीक्षण। कौन सा परीक्षण है, वसा परीक्षण। ब्यूटायरो यंत्र है और गर्बर विधि द्वारा किया जाता है। वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, ब्यूटायरो मीटर गर्बर मशीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ब्यूटायरोमीटर और गर्बर मशीन के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ब्यूटायरोमीटर को दूध के मतलब कितना दूध से कितना भर लेते हैं, 10.75 ml दूध लेते हैं। कितना लेते हैं, ब्यूटायरोमीटर है अपने पास, इसके अंदर कितना 10.75 ml दूध ले लिया। क्या ले लिया, दूध 10.75 ml क्या लिया है, दूध लिया है। आगे बात करें एमाइल एल्कोहल, 1 ml एमाइल एल्कोहल लेते हैं। 1 ml एमाइल एल्कोहल कितना, 1 ml एमाइल एल्कोहल और 10 ml H2SO4 मिलाकर दूध का रंग गहरा भूरा होने तक हिलाते हैं। 10 ml H2SO4 लेकर मिलाकर क्या करते हैं, मिलाकर दूध का रंग बुरा होने तक मिलाते हैं। आगे बात करें इसी के अंदर तो किसकी, यह विधि अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, यह विधि अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है।
किस पर आधारित है? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी? जो वसा परीक्षण की विधि होती है वो किस पर? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें मशीन को कितने 5 मिनट तक 1100 आरपीएम पर घुमाते हैं। इसमें मशीन को 5 मिनट तक 1100 आरपीएम पर घुमाते हैं। 1100 आरपीएम पर घुमाते हैं। कितनी? 1100 आरपीएम, यानी 1 मिनट में 1100 चक्कर लगाएगा। कौन? 1100 चक्कर कौन लगाएगा? जो ये होती है ना गर्बर मशीन, वो 1100 चक्कर लगाएगी 1 मिनट के अंदर। तब जाकर क्या होता है? इसका वो परीक्षण, कौन सा वसा परीक्षण सफल होता है। क्या क्या मिला रहे थे वसा परीक्षण के अंदर? 10.75 ml क्या? 10.75 ml दूध, 1 ml एमाइल एल्कोहल। क्या? एमाइल एल्कोहल। 1 ml एमाइल एल्कोहल। और क्या लेते हैं? 10 ml H2SO4 लेकर दूध को तब तक हिलाते रहते हैं, सबको मिक्स करके, जब तक दूध का रंग कैसा? हल्का भूरा या भूरा रंग ना मिले। यह विधि कौन से सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती है और 5 मिनट तक 1100 आरपीएम पर चलाते हैं मशीन को। आगे बात करें अन्य परीक्षणों के बारे में। अन्य परीक्षण, फिर परीक्षण कंप्लीट हो जाएंगे। अन्य परीक्षण के बाद में छोटे छोटे 2-3 परीक्षण और है। अन्य परीक्षण, अन्य परीक्षण की अगर हम बात करें तो पहला कौन सा है? हंसा परीक्षण। जो हंसा परीक्षण क्यों किया जाता है? हंसा परीक्षण किया जाता है गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट, भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा हंसा परीक्षण? मान लो हंस कैसा होता है? व्हाइट। गाय कैसी होती है? व्हाइट। तो उसके अंदर अगर भैंस का दूध मिला देंगे तो परीक्षण तो करना ही पड़ेगा ना। तो कौन सा? हंसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण। आगे बात करें नाइट्रेट परीक्षण। नाइट्रेट परीक्षण ये कब किया जाता है? दूध में वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए, वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए, मिलावट का पता लगाने के लिए। आगे बात करें आयोडीन परीक्षण, दूध में स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए। आयोडीन परीक्षण दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए, स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए, स्टार्च की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा? आयोडीन परीक्षण। नाइट्रेट वर्षा जल की मिलावट का पता लगाने के लिए। गाय के दूध में भैंस का दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा? हंसा परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? हंसा परीक्षण।